चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल की क्लास में हमने पार्टनरशिप पढ़ाया था, यस और नो। उसके पहले हम दो फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, बता सकते हो? सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ठीक है, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जिसे बोलते हैं। और ये तीसरी फॉर्म है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे मुझे ये बताओ कौन सा एक्ट लगता है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और वो क्या बोलता है कि पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन्स, किसके बीच में? और वो कैसा रिलेशन होता है जहाँ पे वो क्या करते हैं, हु हैव एग्रीड, जो क्या करते हैं, एग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का हम प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर करेंगे। प्रॉफिट का मतलब लॉस भी है, ठीक है ना। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे मिलकर के चलाएंगे बिजनेस, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक सबके लिए क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। फीचर्स देखते हैं इसके पार्टनरशिप के। फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप आर गिवन एज अंडर। पहला है बच्चों म्यूचुअल एजेंसी। क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल मतलब आपस में, कॉमन, ठीक है ना। और एजेंसी, एजेंसी माने यहाँ पे ना जो पार्टनर होता है वो एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है। एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है कि पार्टनर एजेंट के जैसे काम करता है। पार्टनर कैसे काम करता है? एजेंट के जैसे काम करता है। देखो, पार्टनर मालिक भी है, मालिक माने प्रिंसिपल भी है, चाहे ओनर भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो शब्द यूज होगा वो प्रिंसिपल यूज होगा। जो पार्टनर है, क्योंकि वो पार्टनर है, और तो वो प्रिंसिपल भी है। क्या है? प्रिंसिपल भी है, बिकॉज वो पार्टनर है। और क्योंकि वो एक दूसरे मेंबर के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पार्टनर के लिए काम कर रहे हैं। मतलब एक ने अगर कोई एक्ट कर दिया तो दूसरा बाइंड हो जाएगा, दूसरे को मानना पड़ेगा, दूसरे ने कर दिया तो पहले वाला बाइंड हो जाएगा। तो एक टाइप से ये बिजनेस का एजेंट भी तो हुआ। तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होती है। क्या होती है? पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है कि जो पार्टनर होता है वो ओनर भी होता है, माने प्रिंसिपल भी होता है, एज वेल एज एजेंट भी होता है। कौन होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आईपीए 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो बिजनेस, ऊपर देखा हमने, या तो बिजनेस, बोलो ना, या तो बिजनेस सारे करते हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से एक सबके लिए परफॉर्म कर रहा होता है। इट मींस एवरी पार्टनर एक्ट्स इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट। इसका मतलब है कि जो हर एक पार्टनर है वो क्या है, एजेंट है। क्या है? और मालिक तो है ही है, एज वेल एज अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी है वो, ठीक है। एज एन एजेंट, एजेंट होने के नाते, अब बता रहा है कि एजेंट होने के नाते वो क्या करता है, ही रिप्रेजेंट अदर पार्टनर। अभी तो बताया मैंने आपको, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यानी कि भाई मान लिया अगर तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में कोई पार्टनरशिप है, और मैं किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? तुम्हें भी मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? हाँ बोलो। अच्छा, और अगर तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आ गए तो वो मुझे मानना पड़ेगा। तो एजेंट होने के नाते मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? दूसरे पार्टनर को, यानी कि सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना मैं, और तुम बाकी सबको रिप्रेजेंट कर, मतलब हर एक बंदा हर एक को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे पार्टनर को, एंड देयर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट, और वो अपने एक्ट से दूसरों को क्या कर देता है, बाइंड कर देता है कि तुम्हें भी वो मानने पड़ेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किए वो तुम्हें मानने पड़ेंगे, जो तुमने किए वो मैंने मानने पड़ेंगे। यही तो पार्टनरशिप है। तो वो एजेंट के जैसा परफॉर्म कर रहा है। किसके जैसे परफॉर्म कर रहा है? एजेंट के जैसा। कि जैसे एजेंट, भाई एजेंट कौन होता है? एक बार बताओ, मान लिया आपका एजेंट है कोई, आपका एजेंट है, वो मार्केट से ऑर्डर लिख के लेके आ रहा है। इसका मतलब तुम्हें मानना, वो कोई जो ऑर्डर लिख के लेके आया वो तुम्हें मानना पड़ेगा ना वो। या तुम कह दोगे हम नहीं दे रहे से डिलीवरी, तुम्हारा ही तो एजेंट था वो, समझा ना। वो कोई पेमेंट लेके आया, मार्केट से कलेक्ट करके लेके आया, तुम्हारा जो एजेंट है, ठीक है। तुम ये कह रहे हो हमारे पास नहीं आया पैसा। अरे तुम्हारे पास ही तो आया पैसा, वो एजेंट तुम्हारे बिहाफ पे तो काम कर रहा था। तो ऐसे पार्टनर है यहाँ पे, कि पार्टनर अपने एक्ट से दूसरे लोगों को, यानी कि दूसरे लोगों से मतलब मेरा दूसरे पार्टनर को बाइंड कर देता है। तो वो एज एन पार्टनर क्या कर रहा है, एज अ पार्टनर वो एक्ट कर रहा है। एज अ प्रिंसिपल, मालिक होने के नाते ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, क्योंकि वो मालिक है। तो वो जो दूसरे पार्टनर है, वो इसे क्या कर देंगे, इस ना खींच लेंगे नहीं, अरे नालायक, वो इसे क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे, बाउंड करेंगे उसे।
ये उन्हें बाउंड कर रहा है, वे इसे बाउंड कर रहे हैं। ये होता है म्यूचुअल एजेंसी। क्या होता है? म्यूचुअल मतलब कॉमन एजेंसी है, कॉमन एजेंसी। मैं भी एजेंट हूँ, तुम भी एजेंट हो, मैं भी प्रिंसिपल हूँ, तुम भी प्रिंसिपल हो, ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट है मेंबरशिप। अब ध्यान से देखना बच्चों, पार्टनरशिप करने के लिए सूचित कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए या 2 से ज्यादा होने चाहिए? मिनिमम तो कितने चाहिए? अब मैंने आपको जब शुरू कराई थी पार्टनरशिप कल, तो ये बोला था इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की। एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम इतने पार्टनर हो सकते हैं, वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ 2 पर्सन्स। मेंबरशिप जो होती है इसके अंदर जो पार्टनर जो बनते हैं, कम से कम कितने लोग होते हैं? तभी ही पार्टनरशिप कर सकते हैं हम, टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, बट शैल नॉट एक्सीड 100। लेकिन कितने से ज्यादा नहीं हो सकते। अब एक बात और है, अभी ये तो इसने एक बात बताई, कह रहे कम से कम तो 2 और मैक्सिमम 100। कम से कम 2, मैक्सिमम 100, लेकिन सब्जेक्ट टू, ये लॉ की लैंग्वेज है बच्चों, कानून की लैंग्वेज है। सब्जेक्ट टू का मतलब है, यानी कि जो आगे लिखा हुआ है ना, अभी जो आगे लिखा हुआ है इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। वह कानून ने, देखो बच्चों क्या होता है ना, एक एक्ट होता है ना, एक्ट एक्ट संसद से पास होता है, पार्लियामेंट से। अब ना एक्ट को पास कराना, संसद से पास कराना, लोकसभा से और राज्यसभा से, इतना आसान नहीं होता। उसमें पूरा डिस्कशन होता है ना। जो अपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं वो उसको अपोज करते हैं या फेवर करते हैं, तो ऐसे करके वो वहां से क्या होता है, पास होता है। तो अब अगर हमने कोई कानून बना दिया, अब उसमें कानून में थोड़े थोड़े चेंजेस भी होंगे टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो उसे बात बात पे हम संसद में लेके जाएंगे नहीं, और उसे इतना पास कराना इतना जल्दी क्या नहीं होगा, इतना आसान भी नहीं होगा उसे पास कराना। तो बच्चों एक तो होता है एक्ट, एक होते हैं रूल्स। क्या होते हैं? रूल्स जो होते हैं ना, रूल्स गवर्नमेंट बनाती है। क्या बनाती है? और वे ना कानून में ये लिख देते हैं कि वैसे तो ये काम ऐसे होगा, या इसमें इतने मेंबर चाहिए, इस तरीके से करके कानून में लिख देंगे। लेकिन उसमें ये बोल देंगे, लेकिन अगर जैसा रूल बोलेंगे तो फिर वो रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। और रूल को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बड़े आसानी से चेंज कर सकती है, वो संसद में नहीं होते, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप बना सकती है रूल उसके लिए। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कानून में क्या लिखा है, कम से कम तो 2 मेंबर होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 100। लेकिन उसने बोला सब्जेक्ट टू द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड इन द रूल्स। लेकिन किसको ध्यान में देना पड़ेगा आपको? रूल्स को ध्यान में देना पड़ेगा, कि जो रूल्स में लिखा होगा ना वो होगा। कानून में लिखा है 100। अब एक रूल 10 आता है। कौन आता है? रूल 10। रूल 10 बोलता है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 50 से ज्यादा नहीं होंगे। तो फाइनल, अब तुम बोलोगे फाइनल क्या पता पड़ा हमें कि फाइनल कितने पार्टनर हो सकते हैं? प्रैक्टिकली 50 से ज्यादा पार्टनर। कानून में लिखे तो 100 है, लेकिन कानून में ये भी लिखा है सब्जेक्ट टू, यानी कि किसको भी कंसिडर करना पड़ेगा हमें, किसको मद्देनजर रखते हुए? रूल्स को मद्देनजर रखते हुए। और रूल 10 क्या बोलता है? कि 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिकली 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं होंगे। आज के टाइम पे मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर। बच्चों इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, शायद कहीं आप स्कूल में देखो तो कोई 100 ही बताए आपको, लेकिन मैं आपको दोनों चीज बता के चल रहा हूँ। ठीक है ना। प्रैक्टिकली देखोगे तो 50 पार्टनर से ज्यादा नहीं होंगे किसी पार्टनरशिप में, लेकिन कानून में 100 लिखा हुआ है। अब कोई बहस करने लगे कि नहीं 100 होते हैं, हाँ भाई 100 कानून में लिखे हुए हैं, लेकिन कानून में ये भी लिखा हुआ है कि किसको भी मद्देनजर रखते हुए बात करनी है हमें, रूल्स को। और रूल 10 में क्या लिखा हुआ है? कि 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। चलो देखो, रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। जो रूल 10 है किसका? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 का। प्रोवाइड्स दैट, वो ये बताता है, नो पार्टनरशिप शैल बी फॉर्म, कि कोई भी ऐसी पार्टनरशिप नहीं हो सकती कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 50 पर्सन, जिसमें 50 से ज्यादा पार्टनर हो, ऐसी कोई भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। इसका मतलब मैक्सिमम पार्टनर कितने ही हो सकते हैं? 50। कितने? बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ाऊं? फॉर्मेशन। देखो जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी वो तो कैसे बनती थी, उसके लिए कोई कानून नहीं था, इजी टू फॉर्म थी, इजी टू क्लोज थी। लेकिन यहाँ पे जो पार्टनरशिप बनती है बच्चों, एक आपको पता है कि एक्ट कौन सा लगता है? आईपीए 1932 लगता है इसके ऊपर, तो ये उसके अकॉर्डिंग बनेगी। जैसे प्रावधान किसके अंदर होंगे? आईपीए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये पार्टनरशिप को हम क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप को गवर्न कौन करता है? गवर्न का मतलब इसको कंट्रोल कौन करता है, या इसके ऊपर प्रावधान कानून किसके लगते हैं?
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, तो उसके अकॉर्डिंग बनेगी जैसा जैसा उस कानून में लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। आप भी बता दो, जो रिस्क होगा बिजनेस में, रिस्क तो होता ही है। अब बिजनेस में जो रिस्क है, ये रिस्क कौन झेलेगा? मतलब ऐसे नहीं बोलते दोनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर होंगे वो सब मिल करके क्या करेंगे, शेयर करेंगे, इक्वल इक्वल करेंगे? नहीं, इक्वल इक्वल नहीं करेंगे। जैसा भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, मान लिया कि उनका रेशियो, 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर का जो रेशियो है 2:1 का है। किसका है? 2:1 का। 2:1 का मतलब क्या हुआ? 40% एक का हिस्सा, 40% एक का, 20 एक का। तो उसी रेशियो में क्या करेंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो पहले डिसाइड हो जाता है। भाई एक पार्टनर, मान लिया एक पार्टनर ने तो लगाया 1 करोड़ रुपए, एक पार्टनर कह रहा भाई मेरा इतना जुगाड़ नहीं है, मैं तो 50 लाख रुपए लगा सकता हूँ। कितने लगा सकता हूँ? कह रहे चलो ठीक है, तो 2:1 का रेशियो रखेंगे, 2 हिस्से मेरे, एक हिस्सा तेरा। वो बोल रहा है ऐसा क्यों? मैं पैसे ज्यादा नहीं लगा रहा। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी लॉस वगैरह होगा, जो भी रिस्क होगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पीएसआर बोलते हैं इसे शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? पीएसआर बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है बच्चों, वो किस में डिवाइड हो जाता है? पीएसआर में। ठीक है, देख लो यहाँ पे। रिस्क बियरिंग, द रिस्क इज बोर्न बाय द पार्टनर्स। बोर्न मतलब झेलना, यहाँ पे बोर्न का मतलब वो वाला बोर्न नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, बर्थ वाला बोर्न नहीं है। बोर्न मतलब झेलना, ठीक है ना। या इनफैक्ट इसके सामने एक ई लगा दो, ई छोटा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल में ये वाला वर्ड होता है। द रिस्क इज बोर्न बाय द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। जो रिस्क है वो किस में डिवाइड होगा? पार्टनर्स में डिवाइड होगा, वो भी एग्रीड रेशियो में। एग्रीड रेशियो को बोलते हैं पीएसआर। क्या बोलते हैं? बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। बच्चों ये बात कमाल की है, यहाँ पे देखना, जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना, जितने भी क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सबकी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कर्ता की, अच्छा, सबकी लिमिटेड होती है और कर्ता की अनलिमिटेड होती है। बात समझ में? पार्टनरशिप में सारे पार्टनर की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? अगर पार्टनरशिप में लॉस हो गया तो हाँ, अपनी पर्सनल एसेट भी बेचनी पड़ेगी। एक पार्टनरशिप होती है बच्चों अलग, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? एलएलपी। वो अलग है, वो आपके यहाँ पे है ही नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं है, ठीक है ना। उसमें क्या रहता है, उसमें सारे पार्टनर की तो जो लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में नाम से डिफाइंड है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सारे पार्टनर की लाइबिलिटी तो उसमें लिमिटेड होती है। एक पार्टनर होता है कर्ता के जैसा, डेजिग्नेटेड पार्टनर, डीपी बोलते हैं उसे, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। और जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसका कानून अलग से है, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है बिल्कुल। मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। एलएलपी में अलग होता है, एलएलपी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आएगा तो कहीं मैं बता दूंगा बारे में, हालांकि बता भी दिया आपको। तो देख लेते हैं, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दे आर जॉइंटली, वे सब आपस में मिलकर के भी क्या है? लाइबल है, मतलब रेस्पॉन्सिबल है। जॉइंटली एंड इंडिविजुअली, और इंडिविजुअली भी क्या है? लाइबल है। यानी कि पहले तो सारे मिलकर के कर्ज चुकाएंगे, सारे मिलकर के जॉइंटली, और फिर अगर रह जाएगा तो इंडिविजुअली अपने घर से भी लेके आएंगे, ठीक है ना। तो जॉइंटली भी और इंडिविजुअली भी वो लाइबल होते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। इसके लिए, डेट की पेमेंट के लिए, उधार की पेमेंट के लिए जो उनके ऊपर कर्ज है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी। अब ध्यान से सुनो बच्चों, मान लिया 4 पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे? 4 पार्टनर थे, ठीक है ना। एक तो होता है बच्चों यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है? एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे अकाउंटेंसी में डिटेल में, तो लेकिन फिर भी सुन लो यहाँ पे दोनों में फर्क क्या होता है। देखो 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, या वो इंसेन हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, या वो बैंकरप्ट हो गया, या वो अब छोड़ के जाना चाहता है, तो बच्चों पार्टनरशिप पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप। समझ में आ रही ना? तो पार्टनरशिप 4 लोगों के बीच में थी, अब जब एक चला गया, या कोई आ भी रहा है, नया भी आ रहा है मान लिया कोई, तो पुराने वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नया होगा एग्रीमेंट, तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो जाएगी।
समझ रहे हो? देखो दो चीज में फर्क होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्क होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब तो होता है कि जो हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है फर्म ही बंद कर दी। समझ में आई? मान लिया अब 4 पार्टनर थे, एक छोड़ के चला गया, तो जरूरी है पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा? बोलो नहीं ना। क्या पता 3 पार्टनर मिलकर क्या करना चाहते हो, पार्टनरशिप करना चाहते हो। पार्टनरशिप फर्म का तो सूचित क्या नहीं हुआ, डिसोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया। किसका डिसोल्यूशन हो गया? पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मतलब जो पुराना एग्रीमेंट था ना, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था वो तो खत्म हो गया। अब नया बनेगा किसके बीच में? 3 लोगों के बीच में, 3 पार्टनर के बीच में। मान लिया तुम यहाँ पे तो चलो छोड़ के चला गया, कोई किसी भी कारण से छोड़ के चला गया, लेकिन नया भी तो आ सकता है। तो अगर नया भी आएगा ना, तो पुराने वाली जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली डिसोल्व हो जाएगी और अब नया एग्रीमेंट बनेगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर्म भी क्या हो जाए, डिसोल्व हो जाए। वो क्यों नहीं डिसोल्व होगी? क्योंकि बाकी जो बचे हुए पार्टनर है वो क्या करना चाहते हैं, वो तो मिल करके बिजनेस करना चाहते हैं। एक तो चला गया, 3 करेंगे अब। लेकिन अब ध्यान से सुनना बच्चों, एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टनर 2 थे। कितने पार्टनर थे? एक चला गया। अब पार्टनरशिप तो डिसोल्व होती है, ये तो सारे बच्चों को पता है कि पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली डिसोल्व हो जाती है, यानी कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म भी डिसोल्व हो जाएगी, बताना क्यों? यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म भी डिसोल्व हो जाएगी क्योंकि एक बंदा पार्टनरशिप कर नहीं सकता। पार्टनरशिप करने के लिए अभी तो देखा हमने कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग। तो यहाँ पे फर्म भी क्या होएगी, बंद होएगी। पार्टनरशिप तो खत्म हो ही गई थी, लेकिन फर्म भी क्या होएगी, बंद होएगी। समझ में आई बच्चों बात? देख लेते हैं। पार्टनरशिप गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। मैं पार्टनरशिप फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, पार्टनरशिप का मतलब वो जो एग्रीमेंट था हमारा। तो जो पार्टनरशिप है बच्चों ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है ऑन द डेथ। अगर क्या हो जाए, किसी की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट, कोई रिटायरमेंट ले ले, ठीक है ना, कि बस मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो जा रहा हूँ। कोई इंसैनिटी माने पागल हो जाए वो कोई, या इंसॉल्वेंसी, या कोई पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब उसका दिवाला निकल जाए, ठीक है ना, वो बैंकरप्ट वगैरह हो जाए, ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर। इनफैक्ट अगर एडमिशन भी होगा ना, यहाँ पे एक वर्ड नहीं लिखा हुआ है, चाहे तो आप ऐड कर लेना इसमें, इंसैनिटी के बाद कोमा लगा करके एडमिशन लिख लेना, ADMISSION। अगर कोई नया पार्टनर भी क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है ना बच्चों, तो उस केस में भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर्म भी डिसॉल्व हो। 12th क्लास के अकाउंटेंसी के पेपर में क्वेश्चन आता है, बोर्ड के पेपर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। समझ आ रही है तुम्हें बात? यहाँ पे तो मैं तुम्हें पार्टनरशिप की थियोरी पढ़ा रहा हूँ, 12th क्लास में आप उनके न्यूमेरिकल पढ़ोगे अकाउंटेंसी में, और वो अच्छा जब ही लगेगा पढ़ने में जब यहाँ से फंडामेंटल्स भी सीख के जाओगे, ठीक है ना। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी? पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म तो कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी क्या होने पे? अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले ले, या कोई पार्टनर उसकी डेथ हो जाए, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या वो बैंकरप्ट हो जाए, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, और या वो इंसेन हो जाए यानी कि पागल हो जाए, या कोई नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो। तो इन वाले इवेंट्स पर क्या होगा, पार्टनरशिप तो खत्म हो जाएगी, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म चलती रह सकती है अगर बाकी बचे हुए पार्टनर चाहते हैं तो। और अगर बाकी बचे हुए पार्टनर ये चाहते हैं कि फर्म बंद कर देते हैं अब तो फिर क्या भी हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म का भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन फिर एक केस होता है जहाँ पे पार्टनर ही 2 होते हैं, उनमें से एक चला जाए, तो फिर तो पार्टनरशिप तो डिसोल्व हो ही गई, पार्टनरशिप फर्म भी डिसोल्व हो जाएगी, ठीक है। हाउएवर इफ द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू, तो कह रहे हैं अगर जो बचे हुए पार्टनर है वो क्या करना चाहते हैं, आवाज नहीं आई, अगर बचे हुए पार्टनर है अगर वो क्या करना चाहते हैं, पढ़ो ना, अगर बचे हुए पार्टनर क्या करना चाहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम तो बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे, चलाएंगे आगे, देन ये क्या बोल रहा है, देन दे मे डू सो, तो वो ऐसा कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ न्यू एग्रीमेंट। यही तो बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, पुराने वाला एग्रीमेंट तो खत्म हो जाएगा, अब नया बनाना पड़ेगा अलग से, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तुम भी बता दो डिसीजन मेकिंग कौन करता होगा यहाँ पे पार्टनरशिप में, पार्टनर्स एक या सारे मिलकर के?
कंट्रोल एक का होता होगा, सबका होता होगा, सबका होता होगा, सिंपल सी बात है, देख लो वही लिखा हुआ है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंटर्स पता होने चाहिए कि हाँ यार पार्टनरशिप में कोई तुम्हारे से पूछे कि हाँ भाई पार्टनर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पे रट्टा लगाओ, जरूरत ही नहीं है, समझो और अपनी लैंग्वेज में छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख सकते हो, और नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। हाँ भाई कोई पूछे पार्टनर, भाई पार्टनरशिप सोच रहे हैं हम करने के लिए, भाई पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वो कह रहा हाँ यार सुना तो था मैंने, ऐसे कोई कह रहा था कि मेरे को पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन मुझे पता नहीं वो क्या होता है, तो तुम मुझे समझा सकते हो ना, देख भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये होती है कि अगर लॉस हो जाए तो इसमें अपने घर से भी क्या लानी पड़ेगी, असेट लानी पड़ेगी, ठीक है ना, समझ में आ रही है। कोई बोलने लगे तुम्हारे से भाई चल भाई पार्टनरशिप ऐसी करूंगा तुझे भी पार्टनर बनाऊंगा, और 150 मेंबर 150 लोगों की पार्टनरशिप बनाएंगे, तुम कह रहे बेजा दिमाग खराब मत करे, 50 से ज्यादा पार्टनरशिप नहीं हो सकती, ठीक है ना, वगैरह तुझे कैसे पता पड़ा, अरे भाई हम पढ़ के आए ना, समझा क्या, हाँ बोलो। अच्छा, कोई कह रहा है कि जो पार्टनर होता है वो तो एजेंट होता है, केवल क्या होता है, केवल एजेंट होता है, प्रिंसिपल भी तो होता है, तो ये चीज पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। हाँ अगर एक दो थे, एक तो चला गया तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो जाएगी, अब एक तो चला गया लेकिन एक नया एडमिट हो रहा है, तो बस फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गई, अब नया एग्रीमेंट बन जाएगा, एक बचे हुए के बीच में और नए वाले के बीच में नया एग्रीमेंट होगा, ठीक है। आगे देखो, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग सबकी रहेगी, कंट्रोल भी सबका रहेगा। इन अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं किसको, जो जिम्मेदारी डिसीजन लेने की जो जिम्मेदारी होती है वो सबकी होती है, शेयर करते हैं वो आपस में। एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज, या जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करते सारे मिलकर के। डिसीजंस आर जनरली टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट, जो क्या लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं वो आपसी सहमति से लिए जाते हैं। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब है, कंसेंट का मतलब है सहमति, म्यूचुअल का मतलब आपसी, कॉमन, कॉमन कंसेंट से, ऐसे नहीं एक पार्टनर कुछ भी करता फिर रहा है, पूछ के करेगा वो, सारों से डिस्कस करके करेगा, ऐसे नहीं कुछ भी करके आ गया। मान लिया हमारी फर्म की औकात है, हम बिजनेस करते 100 करोड़ रुपए का, वो कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया हजार हजार करोड़ रुपए के, ठीक है ना, पैसा कहाँ से देंगे लोगों को, ठीक है ना, तो साथ में डिस्कस करके क्या करते हैं, चीजें फाइनल करते हैं, ठीक है ना, अकेले अकेले कुछ नहीं होता, फिर तो लड़ाई बच पड़ेगी और ज्यादा लंबी फिर पार्टनरशिप नहीं चलेगी। मान लिया तुम मेरे साथ पार्टनर हो और तुम बस अपनी अपनी चला रहे हो, मैं क्यों करूंगा तुम्हारे साथ पार्टनरशिप, मैं बोलूंगा भाई ये रही तुम्हारी धर्मशाला, हिसाब जो भी होता है निकल रहे हो मेरे दे दे, और तुम्हारे अगर निकल रहे हो तो ले ले, बात खत्म, तुम्हारा हमारा वज्जा बजने का नहीं, कहना हिंदी में, हाँ ठीक है। हाँ ये रहा इस्तीफा हमारा। हाँ जी चलो इधर देखो, अब आ जाओ बच्चों किस पे, फीचर्स, इसकी एमटी क्या है, म्यूचुअल मेंबर्स एफबी पर लाइक एंड कमेंट पर कंट्रोल करो। म्यूचुअल माने म्यूचुअल एजेंसी, मेंबर माने मेंबरशिप, एफ माने फॉर्मेशन, एफ बी फॉर क्या है, बियरिंग, रिस्क बियरिंग, म्यूचुअल मेंबर्स एफ बी पर लाइक कमेंट, एल फॉर लाइबिलिटी, और सी फॉर कॉन्टिन्यूटी, कॉमन पॉइंट सारे हैं, ठीक है ना, और लास्ट क्या है, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। वापस से म्यूचुअल माने म्यूचुअल एजेंसी, मेंबर्स माने मेंबरशिप, एफ माने फॉर्मेशन, बी फॉर बियरिंग, रिस्क बियरिंग, एफ बी पर लाइक, एल फॉर लाइबिलिटी एंड कमेंट, सी फॉर कॉन्टिन्यूटी पर कंट्रोल करो, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। चलो म्यूचुअल मेंबरशिप सॉरी म्यूचुअल एजेंसी माने एजेंट भी होता है प्रिंसिपल भी होता है, मेंबरशिप कितनी होती है, कम से कम दो, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 100 कानून में लिखी है बट सब्जेक्ट टू रूल 10, है ना, रूल 10 में फिर कितना लिखा है 50। अच्छा, एफ फॉर फॉर्मेशन, आईपीए 1932 के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन होगा इसका, बी फॉर बियरिंग, रिस्क बियरिंग, सारे आपस में पीएसआर में शेयर करेंगे, किसमें शेयर करेंगे, पीएसआर में, बस ऐसे पता होना चाहिए और तुम्हारे को लिखना आना चाहिए, ठीक है। आगे सी फॉर कॉन्टिन्यूटी, एल रह गया क्या, एल फॉर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना, सी फॉर कॉन्टिन्यूटी,
बिजनेस क्या होगा, बिजनेस फॉर्म तो जरूरी नहीं है कि क्या हो, डिसॉल्व हो, लेकिन पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, और कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग सबकी होती है, कंट्रोल सब आपस में मिल बांट के करते हैं, ठीक है ना, डे टू डे कंट्रोल जो है। आगे इसके मेरिट्स देखो बच्चों, पहला क्या है, इजी टू फॉर्म एंड क्लोज। मतलब ये ऐसा क्यों बोल रहा है, हालांकि इसके ऊपर कानून लगता है आईपी 1932, लेकिन फिर भी इसको बनाना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कंपनी को बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कंपनी में बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज वो जब मैं पढ़ाऊंगा जब भी देखने पता पड़ेगा आपको, ठीक है। फिलहाल इजी टू फॉर्म एंड क्लोज, अब पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी इजीली फॉर्म एंड डिसॉल्व, इसको आसानी से बनाया जा सकता है और डिसॉल्व भी किया जा सकता है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप बनती कैसे है, उसके लिए बच्चों एक क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, जो पीपल है, जो लोग है, वो आपस में क्या करेंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे बिटवीन द पार्टनर, किसके बीच में, पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा, एंड दे कैन स्टार्ट अ लॉफुल बिजनेस, और वो एक कानूनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं स्मगलिंग वगैरह कर रहे हो, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, जो कानून ने जिसको करने की परमिशन दी हो, तो ऐसे नहीं कि भाई लोगों की सुपारी ले रहे हो तुम, ठीक है ना, चल भाई आज उसे टपकाना है, आज उसे टपकाना है, तो लोगों की ऐसा बिजनेस किया, चल भाई कह रहे कि एक तुमने वो है ना, एक वो काफी, हाँ, कोई भी है, या एक वो काफी वायरल हुआ था, वो एक कुख्यात वो है, बदमाश है, वो कह रहा कि इससे पूछ रहा है एक रिपोर्टर, तुम जेल में कितने रहोगे, कह रहे मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल 6 महीने, ठीक है ना। तो तुमने ऐसा कोई बिजनेस किया कि जहाँ पे भाई तुम मिल करके कह रहे, तू गाड़ी चलाइयो और मैं टपके, और बस तू, मैं चलती चलती गाड़ी में बैठ लूँ और ऐसे लोगों की सुपारी लेते हो तुम, ये लॉफुल बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। अब मान लिया तुम ऐसे, तो फिर तुम बाद में कहने लगो कि जी हमें तो पता नहीं था बाबूजी ऐसे कि मर्डर करना क्या होता है, ऐसे कानूनी अलाउड नहीं होता है, हमें छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होएगा, ऐसे तो लोग कोई भी मर्डर कर देगा, कह रहे कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कानून, ठीक है ना। तो लॉफुल बिजनेस करना है आपको, ठीक है, इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन। देखो बच्चों यहाँ पे ना दो चीज होती है, ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन मैंडेटरी नहीं होता, मैंडेटरी समझते हो, जरूरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, क्या होता है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन जरूरी नहीं होता, करा भी सकते हो आप, नहीं भी करा सकते हो, लेकिन जैसे हम इसकी में आगे जब टॉपिक आएगा पढ़ेंगे, अगर कराओगे तो कुछ फायदे मिलेंगे और नहीं कराओगे तो कुछ नुकसान होगा, तो इसलिए पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना फायदेमंद होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि कराना ही पड़ेगा आपको। वापस से देखो कि पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कब आती है, मतलब पार्टनरशिप कब बनती है, जब क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, एंड दे कैन स्टार्ट अ लॉफुल बिजनेस, और वो एक क्या कर सकते हैं, कानूनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन, चाहे भले ही रजिस्ट्रेशन ना कराया हो, करा लो तो अच्छी बात है, नहीं कराया हो तो भी चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोर फंड्स, इसके फायदे ये है बच्चों, इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पे पैसा ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पे तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक का ही पैसा था, यहाँ पे कम से कम कितने का पैसा होगा, दो का, और पार्टनर कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिकली 50 हो सकते हैं, तो 50 लोगों का पैसा जब इकट्ठा होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ज्यादा ही होगा ना, दैट्स वाई ये बोल रहा है मोर फंड्स, यहाँ पे जो फंड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ये बोल रहे इन अ पार्टनरशिप फर्म कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ नंबर ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो बहुत सारे पार्टनर मिलकर के क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से होगा क्या, द बिजनेस हैज गॉट लार्ज रिसोर्सेज, तो बिजनेस में ज्यादा रिसोर्सेज आ जाएंगे एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई शक। नेक्स्ट है मैनेजरियल स्किल्स, अब एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सारा टैलेंट किसका था, यहाँ पे कम से कम टैलेंट कितने लोगों का होगा, दो का, दो या दो से ज्यादा का होगा, ठीक है ना। मान लीजिए 10 पार्टनर है और 10 पार्टनर अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, एक सेल्स में, एक मार्केटिंग में, एक फाइनेंस में, एक प्रोडक्शन में, एक परचेज में, एक डिजाइन में, एक ट्रांसपोर्ट में, एक वेयर हाउसिंग में, एक ह्यूमन रिसोर्स में, तो सब अपने अपने फील्ड की जो बेस्ट एंड बेस्ट नॉलेज है वो यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक्सपर्टीज कम रहेगी ज्यादा रहेगी, एटलीस्ट किससे तो ज्यादा रहेगी, सोल प्रोप्राइटरशिप से, तो वही बोल रहा है मैनेजरियल स्किल्स, यानी कि बिजनेस को मैनेज करने की स्किल्स, देयर आर टू और मोर देन टू पार्टनर्स, ये सारे बच्चों को बताया कि कम से कम दो या उससे ज्यादा पार्टनर होंगे, द स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो अलग अलग बंदे की, जो अलग अलग पार्टनर की जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, स्किल्स होगी उनकी, उनका जो एक्सपीरियंस होगा डिफरेंट पार्टनर्स का, आर अवेलेबल टू द फर्म,
वो फर्म के लिए क्या करेंगे, बेस्ट एंड बेस्ट वे में यूज करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है रिस्क शेयरिंग। यहाँ पे फायदा ये हो जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सारा रिस्क किसका था, लेकिन यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है पीएसआर में। बिजनेस रिस्क आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। बिजनेस का जो रिस्क है सारे पार्टनर शेयर कर लेते हैं अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। किसके प्रिंसिपल के बेसिस पे, अनलिमिटेड लायबिलिटी के बेसिस पे। मतलब जो भी उनका शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा पहले तो वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर भी अगर बच जाएगा ना तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उतने ही रेशियो में अपने घर से लेके आएंगे। मान लिया सारा कर्जा चुकाया लेकिन अभी भी 1 लाख रुपए रह रहे हैं, कितने रह रहे हैं, एक, और 60-40 का रेशियो था, 6:4 का, दो पार्टनर का, तो 60,000 एक लेके आएगा अपने घर से, 40,000 एक लेके आएगा। तो ये वही तो बोल रहा है कि सारे पार्टनर क्या करेंगे, मिलकर के शेयर करेंगे अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि जब तक वो पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता। ठीक है ना। दिस रिड्यूसेस द एंजाइटी। इससे एक जो पार्टनर है उसकी एंजाइटी मतलब जो टेंशन का जो लेवल है वो ज्यादा होएगा या कम होएगा, कम होएगा। यार चल अच्छा लॉस हुआ, कम से कम शेयर हो गया, अगर अकेला बिजनेस करता तो सारा लॉस मुझे ही होता है। तो उस एंजाइटी का मतलब होता है टेंशन, तो उसकी टेंशन कम हो जाएगी, उसका बर्डन कम हो जाएगा, स्ट्रेस, है ना, दिमाग थोड़ा फ्री रहेगा उसका ऑन द इंडिविजुअल पार्टनर्स। ठीक है। द पार्टनर्स कैन हैंडल डिफरेंट फंक्शंस। पार्टनर क्या कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शन को हैंडल कर सकते हैं। एक प्रोडक्शन संभाल रहा है, एक परचेज संभाल रहा है, एक फाइनेंस संभाल रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। जिसमें जिसको क्या है, एक्सपर्टीज है, वो वही वाला फंक्शन संभाल लेगा। ठीक है। मतलब अब जैसे होता है ना, 2-3 पार्टनर है, एक तो पूरा प्रोडक्शन देख रहा है, एक बंदा पूरी सेल्स देख रहा है, तो सेल्स में वो दूसरा पार्टनर इंटरवीन नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता, और प्रोडक्शन में वो दूसरे वाला पार्टनर इंटरफेयर नहीं करता। ये दोनों अपने अपने फील्ड में माहिर है, तो चल रही है बिजनेस, फॉर्म बढ़िया चल रही है। ठीक है। आगे सीक्रेसी। अच्छा ये सीक्रेसी बोल रहे हैं बच्चों, क्या है कि यहाँ पे जो सीक्रेट, जो बिजनेस की जो सीक्रेट्स है, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो किसके बीच में होती है। देखो ये इसके फायदे में भी लिख रहा है, किस में लिख रहा है, ये इसका नुकसान भी हो सकता है। पार्टनर अगर छोड़ के चला जाए तो वो वो सारे जो सीक्रेट्स है तुम्हारे बिजनेस के वो लीक कर सकता है, नहीं कर सकता है, बिल्कुल। तो इसका ये फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। देखो अब पार्टनरशिप फर्म कैन इजीली कीप इट्स सीक्रेट्स। पार्टनरशिप फर्म अपने सीक्रेट्स मेंटेन करके रख सकती है एज इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर की तरह ही इन्हें भी अपने खाते कहीं पे पब्लिश करने नहीं होते, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्हें कहीं पे पब्लिश करने नहीं होते। कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी को तो पब्लिश करने होते हैं, तो इनके सीक्रेट मेंटेन रहेंगे। हालांकि मैंने आपको बताया अगर पार्टनर छोड़ के चला जाए या तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए पार्टनर के साथ, तो वो तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे बिजनेस की तुम्हारे खिलाफ ही क्या कर सकता है, वो यूज कर सकता है। ठीक है। चलो जब ऐसी बात है तो लिमिटेशंस भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसकी क्या देख लेते हैं, एक बार एमटी देख लेते हैं। एमटी क्या है, पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप की मेरिट्स की एमटी, फॉर्म ऑफ एमआरएस, फॉर्म ऑफ एमआरएस। एमआरएस एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, जो चैप्टर चल रहा है ना अभी सेकंड वाला, उसमें पढ़ाऊंगा। एक चीज तो पढ़ के आए थे ना एमआरटी पहले चैप्टर में, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ बोलो। यहाँ पे पढ़ेंगे सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक्स की, उसे एमआरएस बोलते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे मैंने एमटी बनाई है, फॉर्म ऑफ एमआरएस। फॉर्म मतलब इजी टू फॉर्म एंड क्लोज, फिर एफ है, एफ, एफ माने फंड्स, मोर फंड्स, फॉर्म ऑफ एमआरएस, एम फॉर मैनेजरियल स्किल्स, आर फॉर रिस्क शेयरिंग, एस फॉर सीक्रेसी। वापस से फॉर्म ऑफ एमआरएस, फॉर्म माने एफ फॉर फंड्स, मोर फंड्स, और फॉर्म ऑफ एमआरएस, एम फॉर मैनेजरियल स्किल्स, आर फॉर रिस्क, रिस्क शेयरिंग हो गई, और एस फॉर सीक्रेसी। ठीक है। नेक्स्ट इसके लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, कह रहे हैं फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला क्या बोल रहे हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पहला तो यही डिमेरिट है इसका कि सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अपने घर से भी लाना पड़ेगा। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, दे आर जॉइंटली, वो सारे मिल करके भी, एंड इंडिविजुअली लाइबल, और इंडिविजुअली भी रेस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। ऊपर वाला पॉइंट ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज। एक बात बताओ, यहाँ पे कम से कम चलो 2 रहते हैं पार्टनर, और ज्यादा से ज्यादा 50 रहते हैं, लेकिन अभी इस चीज को ये बोल रहे हैं कि इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं। हालांकि इसी चीज को हमने किस में भी देखा था, मेरिट में भी देखा था, कि इनके पास फंड्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं,
जब हम ये बोल रहे थे कि फंड्स ज्यादा होते हैं तो वो किस कंपैरिजन में बोल रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में बोल रहे थे। अब कह रहे हैं इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो कंपैरिजन किससे करेंगे, छोटे वाले से करेंगे बड़े वाले से करेंगे, बड़े वाले से, कंपनी से कंपैरिजन करेंगे। कह रहे कंपनी के कंपैरिजन में इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, कंपनी के पास अंधा पैसा होता है। देखो, अब पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट रेज ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये बैंक से भी बहुत ज्यादा लोन नहीं ले सकते टू सपोर्ट लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन, क्या करने के लिए, बड़े स्केल पर बिजनेस ऑपरेशंस चलाने के लिए, करने के लिए, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन होती है ना, लिमिट होती है ना, कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती, कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती, वहां पे कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। अब उसमें भी वो प्राइवेट कंपनी का अलग मसला है, पब्लिक कंपनी का अलग मसला है, वो तो वहीं पे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पर लिमिट होती है, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट, क्या है यहाँ पे यार, एक दिक्कत है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, क्यों नहीं किया तूने, मैं तो ऐसा करूंगा वगैरह, मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं पार्टनरशिप में। इन अ पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर एंजॉयज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द फर्म, ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर क्या करता है, एंजॉय करता है, यानी कि एक्सरसाइज करता है अपना अधिकार, हर एक पार्टनर को अधिकार होता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल भी तो है ना, टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द फर्म, मतलब फर्म के मसलों में उसे पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है, डिसीजन लेने का क्या होता है, राइट होता है। जब सबको डिसीजन लेने का राइट है, एक कोई कुछ डिसीजन ले सकता है, दूसरा कुछ और डिसीजन ले सकता है, तो ऐसे में क्या होगा, लड़ाई होगी, ठीक है। एनी डिफरेंस इन ओपिनियन, अगर तुम्हारी और मेरी ओपिनियन में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तुम कुछ और कह रहे हो, मैं कुछ और कह रहा हूँ, तुम अपनी बात पे अड़ गए, मैं अपनी बात पे अड़ गया, ऑन सम इश्यूज, कुछ इश्यूज पर हमारी ओपिनियन में डिफरेंस आ रहा है, मे लीड टू डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टनर, इससे पार्टनर में आपस में क्या हो सकते हैं, डिस्प्यूट माने लड़ाई झगड़े, क्या हो सकते हैं, डिस्प्यूट बोलो, कन्फ्लिक्ट बोलो, वगैरह वगैरह, समझा ना। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ, पार्टनरशिप तो खत्म ही हो जाती है, किसी के भी आने से जाने से, फर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टनरशिप की एग्रीमेंट तो खत्म ही हो जाता है, एक बंदा चाहे आ जाए चाहे चला जाए किसी भी कारण से, पुराने वाला एग्रीमेंट तो खत्म होके नया ही बनेगा वो तो हमेशा। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा जब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब नया एग्रीमेंट बन रहा है तो फिर एक दो पार्टनर का मन बदल जाता है, मान लो 3 पार्टनर थे, एक चला गया, एक चला गया, वो अब दूसरा कह रहा बस यार रहने दो, ये तो चला ही गया, ये तो संभाल भी लेता चीजें, हमारे पे अब संभलने की नहीं, तो चलो फर्म ही बंद कर देते हैं, एग्रीमेंट तो नया बनेगा ही, अगर वो करना चाहते हैं तो बिजनेस आगे, लेकिन वो कह रहे हैं चलो यार बंद कर देते हैं, अब ये चला गया बस मैं भी नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है कई बार, तो जरूरी नहीं कि चलती रहेगी पार्टनरशिप, चलती रहेगी, अरे वैसे भी अगर सही सही भी चल रही हो ना, तो और कुछ नहीं तो लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं 2-3 साल के बाद, तो बंद हो जाती है पार्टनरशिप, है ना। 5 साल से ज्यादा पार्टनरशिप चलती नहीं है, 5 साल चला ली तो बहुत अच्छा चला ली तुमने, ठीक है। देखो, द लाइफ ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज हाईली अनसर्टेन, चलने को 2-3-4-5 साल चल जाए, चलने को 5 दिन भी ना चले, शुरू में लड़ाई झगड़े हो गए, कह रहे तो जो पार्टनरशिप की लाइफ होती है ना वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन होती है, कह नहीं सकते कितना चलेगी पार्टनरशिप, ठीक है ना, एंड अनस्टेबल, और क्या होती है, अनस्टेबल होती है, किसी भी बात पे क्या हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इट कैन कम टू एन एंड बाय एग्रीमेंट, अगर हम चाहे तो एग्रीमेंट से भी क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बस भाई अब नहीं कर रहे, अब तो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अब तो बंद कर रहे हैं इसे, ठीक है ना। या इंसॉल्वेंसी, किसी की क्या हो जाए, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या किसी की डेथ हो जाए, या कोई पागल हो जाए, ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर, तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इन्हें अपने खाते छापने पड़ते हैं कहीं पे पब्लिश करने पड़ते हैं, किसी वेबसाइट पे डालने पड़ते हैं, या कोई कोई अथॉरिटी है जिनको इन्हें अपने खाते दिखाने पड़ते हैं, नहीं। एक बात होता है, जब कहीं ने अपने खाते दिखाने नहीं पड़ते, तो ये तो अपने खाते में प्रॉफिट चाहे तो प्रॉफिट दिखा सकते हैं, लॉस चाहे तो, मान लिया इन्हें टैक्स देना पड़ जाए तो लॉस दिखा देंगे, और बैंक से लोन लेना पड़ जाए तो प्रॉफिट दिखा देंगे, तो ये तो खातों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है बच्चों खातों को चेंज करना, विंडो विंडो ड्रेसिंग करना, क्या करना, एक टर्म होती है विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग मतलब अपने अकाउंट्स को, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज करना अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, जैसा भी हमारा मकसद है। तो एक बात बताओ,
जब ये खाते इन्हें कहीं पब्लिश तो करने नहीं होते, कोई इन पे कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है ना, किन्हीं किन्हीं को इतने दिखाने नहीं है अपने खाते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये अपने खातों को मैनिपुलेट कर सकते हैं? हाँ बोलो ना। मैनिपुलेशन मतलब उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और जब ये अपने खातों को छेड़छाड़ करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोगों का, बैंक्स वगैरह का, इनके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, ट्रस्ट रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये वही तो बोल रहे हैं, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो बाहर एक्सटर्नल पार्टीज होती है, बैंक वगैरह होते हैं, वो इन पे बहुत ज्यादा क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते, इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अपने खाते अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो है नहीं, कोई ऑडिट वगैरह तो इनका ऐसा हो नहीं रहा कि मैंडेटरी इनका ऑडिट होगा, मतलब ऑडिट माने चेकिंग, इनके खातों की चेकिंग होगी। कंपनी के खातों की चेकिंग होती है, लेकिन जरूरी नहीं, इनके खातों की जरूरी नहीं ना कि चेकिंग होगी। एलएलपी में लगती है ऑडिट की रिक्वायरमेंट, वो भी एक लिमिट है, ठीक है ना। चलो, एज अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को कोई ऐसा लीगल कंपल्सन नहीं होता, मतलब कानूनी कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें अपने खाते क्या करने पड़ेंगे, पब्लिश करने पड़ेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने पड़ेंगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ना इनके ऊपर कोई बाउंडेशन है। तो पब्लिक इज नॉट अवेयर ऑफ इट्स ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस, तो लोगों को इनका क्या नहीं पता होता, ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस नहीं पता। मतलब इनकी बुक्स जो है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, बैलेंस शीट बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, लोग उस पर विश्वास नहीं करते कि क्या पता सही बनाए हैं, क्या पता गलत बनाए हैं, ठीक है ना। आ नहीं रहा, 5 रुपए का भी प्रॉफिट दिखा रखा है, 500 करोड़ का प्रॉफिट, हमें क्या पता, ठीक है ना। तो वैसे तो एज अ रिजल्ट तो होता क्या है बच्चों, द पार्टनरशिप फर्म एंजॉयज लेस कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक। तो जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके ऊपर जो पब्लिक है ना, वो कम विश्वास करती है। पब्लिक से मतलब जैसे आपके बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, या अदर कोई वो हो गई, आपके कस्टमर्स वगैरह हो गए, या बाकी दूसरी गवर्नमेंटल एजेंसीज भी हो सकती है, तो ये इनके ऊपर ट्रस्ट कम करते हैं, तो इनका लिमिटेशन है, ठीक है। 5 लिमिटेशन पढ़े हमने, जल्दी से इसकी एमटी देखते हैं क्या है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ ट्रिपल सी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ ट्रिपल सी, अनलिमिटेड माने अनलिमिटेड लाइबिलिटी, रिसोर्सेज माने लिमिटेड रिसोर्सेज, और ट्रिपल सी माने सी फॉर कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते हैं, अगेन सी फॉर कॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगेन सी फॉर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अनलिमिटेड, आगे बोलो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ ट्रिपल सी, अनलिमिटेड माने अनलिमिटेड लाइबिलिटी, रिसोर्सेज माने लिमिटेड रिसोर्सेज, ट्रिपल सी पहला सी, पहला सी कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और तीसरा लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है। बात समझ में आती है क्या? हाँ तो बोलो, आज इतना ही रखे। चलो आज हमने टाइम से क्या कर लिया, तो ये जो जितने भी टॉपिक पढ़ने थे हमने पढ़ लिए, इनके आप नोट्स पूरे कर लो, और इनको थोड़ा देखो कि क्या है इसमें, ऊपर नीचे समझो सारे पॉइंट्स को। और उसके बाद कल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे कि पार्टनर कितने टाइप के होते हैं, पार्टनर कितने टाइप के होते हैं, ये कल देखेंगे, ठीक है। और कल एक टॉपिक और देखेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, अगर हुआ तो। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतने करेंगे, बाकी कल करेंगे।